हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप। तो बेटा पिछला पाठ हमने पढ़ा ग्लोब के बारे में। हमने जाना ग्लोब की क्या उपयोगिता है। आज हमारा बेटा अगला पाठ है, वो है मानचित्र के बारे में। तो हम यहाँ पर जानेंगे बेटा मानचित्र की क्या उपयोगिता है, मानचित्र कितने प्रकार का होता है और इसकी क्या क्या लाभ है, इसके बारे में इस पाठ में हम पढ़ेंगे। तो देखिए, ये कह रहा है पिछले अध्याय में ग्लोब के महत्व के बारे में हम पढ़ चुके हैं। ग्लोब के अध्ययन में कुछ सीमाएं होती हैं। कह रहा है ग्लोब का जो अध्ययन होता है उसमें कुछ सीमाएं होती हैं। जब पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं, जब कह रहे हैं यदि हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहें तो जो ग्लोब है वो हमारे लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होता है। लेकिन जब हम पृथ्वी के एक भाग, ये कह रहा है यदि हम पृथ्वी के किसी एक भाग जैसे कोई देश, राज्य, तहसील, जिला या गाँव के बारे में अध्ययन करना चाहें, तो कह रहा है यदि हम किसी पृथ्वी के एक भाग जैसे देश, राज्य, जिला, शहर या गांव के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं तो ये हमारे लिए उपयोगी सिद्ध नहीं होता। और ऐसे में हमारे लिए उपयोगी सिद्ध क्या होता है बेटा, मानचित्र जो होता है उसके लिए हमारे लिए उपयोगी सिद्ध होता है। इसके अध्ययन में गांव, जिला, तहसील के बारे में। ऐसी स्थिति में हम मानचित्र का उपयोग करते हैं। मानचित्र पृथ्वी की सतह या उसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है, लेकिन गोलाकार सतह से पूरी तरह से चपटा करना इसे असंभव है। मानचित्र हमारी विभिन्न ज़रूरतों के लिए आवश्यक है। ये कह रहा है बेटा कोई भी मकान बनाया जाता है या सड़क बनाई जाती है, कोई भी निर्माण कार्य होता है बेटा, उसके लिए मानचित्र का होना बहुत ही आवश्यक होता है। उन सबसे पहले बेटा उसका क्या बनाते हैं, हम मानचित्र बनाते हैं। तो कह रहा है बेटा मानचित्र हमारी विभिन्न ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यक। कुछ मानचित्र में छोटे क्षेत्र को कुछ तथ्यों को दर्शाता है, दूसरे मानचित्र में एक बड़ी किताब को की तरह तथ्य हो सकते हैं। जब में मानचित्र को एक साथ रख दिया जाता है तो तब एटलस बन जाता है। जब सारे मानचित्र को, बहुत से मानचित्र को एक साथ रख दिया जाता है, एटलस बन जाता है। एटलस विभिन्न प्रकार के अलग अलग पैमानों में खींची गई मापों पर आधारित होता है। मानचित्रों में एक ग्लोब की अपेक्षा हमें ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है। कह रहा है मानचित्र से हमें ग्लोब से ज़्यादा जानकारी मिलती है। मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं, इनमें से कुछ का वर्णन नीचे दिया गया है। जैसे बेटा भौतिक मानचित्र। भौतिक मानचित्र ऐसा मानचित्र होता है जिसमें बेटा जैसे पर्वतों को, पहाड़ों को, पठारों को, नदियों को या महासागरों को दर्शाया जाता है। भौतिक मानचित्र बेटा यानी जो प्रकृति द्वारा बनाए गए विभिन्न रूपों को दर्शाया जाता है। तो इसमें बेटा अपना हो गया पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, महासागर इत्यादि को दर्शाया जाता है। ऐसे मानचित्र को हम भौतिक या उच्चावच मानचित्र कहते हैं। अब ये कह रहा है राजनीतिक मानचित्र। राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांव और विश्व के विभिन्न देशों या राज्यों में उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। राजनीतिक मानचित्र बेटा ऐसे मानचित्र जिसमें किसी देश की, राज्य की सीमा दर्शाई गई हो, जिला दर्शाया गया हो, गांव दर्शाया गया हो, तहसील दर्शाई गई हो, ऐसे मानचित्र को बेटा हम क्या कहते हैं, राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। अब आता है थीमेटिक मानचित्र किसे कहते हैं। कुछ मानचित्र बेटा ऐसे होते हैं जो विशेष जानकारी प्रदान करते हैं। जैसे सड़क मानचित्र, जिसमें आपको केवल सड़क के बारे में मिलेगा। जैसे भाई किसी ज़िले की सड़क या भारत की सड़क के बारे में, तो उसमें प्योर सड़कें देंगी की जानकारी आप मिलेगी। वर्षा मानचित्र। वर्षा में क्या होता है, उसमें जैसे भारत की वर्षा है तो उसमें मिलेंगे भाई भारत में किन किन राज्यों, जिलों में कितनी वर्षा होती है या हुई, उसके बारे में। वन मानचित्र, वनों के बारे में मिलेगा। उद्योग मानचित्र, तो उद्योग को दर्शाया जाएगा उसमें। इस प्रकार के मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। थीमेटिक मानचित्र ऐसे मानचित्र जिसमें किसी विशेष चीज़ को दर्शाया जाता है, विशेष जानकारी दी जाती है, उसे थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। इन मानचित्रों में दी गई सूचना के आधार पर उनका उचित नामांकन किया जाता है। मानचित्र के बेटा 3 घटक होते हैं, दूरी, दिशा और प्रतीक के माध्यम से मानचित्र को दर्शाया जाता है। तो आज के लिए बेटा इतना ही, बाकी का जो पाठ हम कल करवाएंगे। धन्यवाद।